ओके, सो आज जैसा कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन सीखना था, माइक ऑफ कर दो, आवाज डबल हो रही है। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक नोट्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो हम लोग लिमिट की बात कर रहे हैं 40 लाख, ठीक है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स with effect from 1st April 2019, ठीक है, 20 लाख फॉर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 40 लाख रुपीज एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई पूरी तरह से गुड सप्लाई कर रहा है तो 40 लाख की लिमिट है। और ये कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है। और 20 लाख लिमिट उन लोग के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए अभी 20 लाख की लिमिट है। 20 लाख की लिमिट तक उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर्स को 20 लाख से ऊपर होगा तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी 20 लाख किसके लिए है? आप लोगों ने पढ़ा था, स्पेशल स्टेट कैटेगरी के लिए भी 20 लाख लिमिट है, इंक्लूडिंग वहां पे गुड्स भी होता है तब भी 20 लाख की लिमिट है। हम लोग ने कल ये सब पढ़ लिया था, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये सब हम लोग को आगे नहीं पढ़ना। आज हम लोग को पढ़ना था प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन प्रोसीजर पढ़ने से पहले हम लोग फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फॉर्म्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, तो अगर हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के बारे में आपको पहले बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज होती है GSTR-1 है, ठीक है ना। तो GSTR-1 है, ये किसके लिए होता है? ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है ये, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर GSTR-2 होता है। ये GSTR-2 किसके लिए होता है? ये बेसिकली एक्नॉलेजमेंट होता है, ओके। तो एक्नॉलेजमेंट होता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, यानी हम लोग जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट से हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ठीक। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें टीआरएन मिलता है, और जब वहाँ पे एप्लीकेशन हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हमें एआरएन मिलता है। अब ये टीआरएन एआरएन क्या होता है? टीआरएन मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर, एआरएन का मतलब होता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर तभी मिलेगा जब GSTR-2 यानी हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। GSTR नहीं, सॉरी, GSTREG होता है, ठीक है। REG मतलब समझ रहे हो, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो GSTREG-1, फिर GSTREG-2 में एक्नॉलेजमेंट मिलता है, फिर GSTREG-3, ये देखिए क्या होता है फॉर्म। GSTREG-3 में हमें, अगर सपोज करो आपने अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ या कुछ भी आपने सबमिट किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के दौरान, और उस पे अगर कोई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट चाहती है या डिपार्टमेंट चाहती है उनको, अगर आपके आईडी प्रूफ में कुछ इशू है या एड्रेस आपने सही मेंशन नहीं किया है, ठीक है, या फिर आपने अपना आधार कार्ड की कॉपी नहीं दिया है, तो वो डिमांड करेंगे और क्लैरिफिकेशन मांगेंगे क्यों ऐसा आपने नहीं किया।
तो क्लेरिफिकेशन डिमांडेड इफ एनी इशू, अगर कोई इशू होता है तो ये क्लेरिफिकेशन डिमांड कहाँ से की जा रही है? बाय डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी आईएन लिख देता हूँ। ओके, जीएसटी आईएन बोलते हैं हम लोग। अब यह देखिए यहाँ पे, तो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई भी अगर क्लेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, अगर हमने अगर फॉर्म भरा है, उस फॉर्म में अगर कोई इशू है, तो जीएसटी आरईजी 3 में हमें क्लेरिफिकेशन के लिए डिमांड आएगी एक फॉर्म में। उसमें बताएगा कि आपके क्या प्रॉब्लम है, आपके इशू क्या है आपके। आपने सपोज करो आपने एड्रेस प्रूफ जो दिया है उसमें एड्रेस कुछ और है और आपने फॉर्म में एड्रेस कुछ और लिखा है, तो वो लिख करके आ जाएगा कि आप सही एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करो। ठीक है, तो अभी भी क्या है, क्लैरिफिकेशन आपसे डिमांड किया जाता है जीएसटी आरईजी 3 में अगर कोई इशू आता है तो। फिर हम क्या करते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं। क्या चीज सर? टीआरएन और एआरएन क्या है सर? मैंने अभी बताया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं ना, जब आप जीएसटी आरईजी 1 भरोगे, सबमिट करोगे, तो आपको क्या होगा, आपको टीआरएन जनरेट होगा। जब हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो वहाँ पे हमें टीआरएन जनरेट होता है। चलो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। तो आपने पूछ लिया तो मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि हम लोग आगे कवर करते, लेकिन चलिए पहले ही कवर कर लेता हूँ। जीएसटी आरईजी 1 जो होता है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, जीएसटी आरईजी 1 का जो होता है ना पार्ट ए, ठीक है, और फिर जीएसटी आरईजी 1 का ही पार्ट बी होता है। तो जब देखिए जीएसटी आरईजी 1 का जो पार्ट ए होता है, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन ही है, बस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के दोनों अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जरा समझिएगा। पार्ट ए में बेसिकली हमसे इंफॉर्मेशन बहुत ही थोड़ी सी मांगती है, वो क्या है, पैन नंबर मांगता है आपसे। ठीक है ना, पार्ट ए में हमसे पैन मांगेगा आपसे, और क्या मांगेगा, और आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा। 3 इंफॉर्मेशन बेसिकली मांगता है इसमें। तो पार्ट ए में आपसे पैन, मोबाइल नंबर, ठीक है, और क्या मांगता है, ईमेल आईडी। ये 3 इंफॉर्मेशन मांगता है। ये 3 इंफॉर्मेशन मेनली आप भरते हो। ओके, और इसके बाद क्या करता है, आपको वो टीआरएन इशू कर देगा। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे एक ओटीपी जनरेट होता है, तब आप उसको डालते हो तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। पैन नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि पैन नंबर जैसे ही डालते हो वो सीबीडीटी से कनेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वहीं से पैन वो सीधे साइट पे चेक करेगा आपका पैन वैलिड है कि नहीं है, देन आपको टीआरएन जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, अब देन क्या करते हो ना, आप जीएसटी आरईजी 1 का पार्ट बी भरते हो। पार्ट बी में क्या होता है, बाकी सारी डिटेल होती है। टीआरएन का वैलिडिटी कितना होता है? जैसे वो नेट इशू हो गया तो टीआरएन का क्या मतलब टाइम लिमिट कितना होता है? अगर इतने टाइम के अंदर नहीं किया गया तो 15 दिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आपको देखो, पार्टी जब भरते हो तो आप पैन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरती है, आपको टीआरएन जनरेट हो जाता है। और टीआरएन जनरेट होने के बाद कहता है कि पार्ट बी जो है आरईजी 1 का, आप क्या करो, 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो, क्योंकि पार्ट बी ही बड़ा फॉर्म होता है, उसी को आपको भरना है। पार्ट ए तो बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन पार्ट बी को भरते समय ध्यान देना होता है। उसी में कई टैब्स होते हैं जिनको हमें डिटेल्स कंप्लीट करनी है। बाकी सारी डिटेल्स आपको किस में मांगता है, पार्ट बी में। जब आप पार्ट बी कंप्लीट कर देते हो, अभी तक देखो आपका टीआरएन चल रहा है ना, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। जब आप पार्ट बी कंप्लीट करके सबमिट कर देते हो, जब सबमिट कर देते हो, देन आपका जीएसटी आरईजी 2 आपको मिलेगा, जिसमें एक्नॉलेजमेंट होगा
कि आपका एप्लीकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसका रेफरेंस नंबर ये है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ठीक, अब क्या होता है, अगर आपके फॉर्म में कोई इशू आती है, देन क्लैरिफिकेशन डिमांडेड बाय द जीएसटीआईएन। जीएसटीआईएन आपसे क्लैरिफिकेशन मांगता है, ओके, इफ देयर इज एनी इशू, कोई इशू होता है तो। और अब आप इस क्लैरिफिकेशन का रिप्लाई करोगे, रिप्लाई विद क्लैरिफिकेशन, ठीक है। वो जो तुम करते हो ना रिप्लाई, वो भी कितने दिन का समय मिलता है, विद इन 7 डेज। तो 7 डेज के अंदर बेसिकली आपको उसका रिप्लाई करना होता है। तो इसलिए जब भी हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो बहुत ही ध्यान से चेक करते रहते हैं मेल आईडी अपना कि कहीं कुछ आया तो नहीं ना रहे। तो इसको हम लोग बोलते क्या सर हैं, बोलिए। सर सर अगर किसी को रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो ये पांचों पार्ट जो है, मतलब ये 4 पार्ट और ये सबको भरना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, थर्ड जीएसटी आरईजी थर्ड तो तभी आएगा ना जब तुम्हारे फॉर्म में कोई इश्यू होगा, ठीक है। अच्छा। अगर कोई फॉर्म में कोई इशू ही नहीं है तो ये बेसिकली होता क्या है, जीएसटी आरईजी 3 को हम लोग बोलते हैं, इसमें बेसिकली एससीएन आता है। एससीएन समझते हो? एससीएन मतलब होता है सो नहीं। कॉज नोटिस। तो सो कॉज नोटिस अच्छा। है, उसने पूछा है, किसने पूछा है, डिपार्टमेंट ने, कि भैया देखो आपका ये इशू है, इस एड्रेस प्रूफ में ये इशू है, या इसमें ये इशू है, आप इसको ठीक करो या मुझे इसका जवाब दो। तो हम इस रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई एससीएन, एससीएन का हम रिप्लाई करते हैं। एससीएन मतलब सो कॉज नोटिस। अभी जल्दी मैंने एक वीडियो बना के अभी इस पर डाला भी है, अभी आप लोग ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग देखेंगे बाद में। तो रिप्लाई एससीएन, उस एससीएन का यानी सो कॉज नोटिस का हम रिप्लाई करते हैं, विद इन 7 डेज के अंदर अंदर हमें कर देना होता है। देन जब हमने कर दिया, सपोज करो अभी भी जो डिपार्टमेंट है वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर जेलो जो आपने प्रूफ सबमिट किए दोबारा वो प्रूफ भी कुछ गड़बड़ है, तो क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा लिख देते हैं एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ठीक है। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ लेस प्रूफ, या प्रूफ में कोई इशू के कारण। अब आरईजी 6, ये क्या है, अगर आपका जो रिप्लाई था वो सही था, आपने जो एससीएन रिप्लाई किया वो सही था, या फिर आपने पार्ट ए सही से भरा था, पार्ट बी 2 भी सही से भरा था, कहीं कोई इशू था ही नहीं, तो सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, जीएसटी आरईजी 6, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो जीएसटी में मिलता है वो जीएसटी आरईजी 06 में मिलता है, ठीक है। तो जीएसटी आरईजी 1, ठीक है, जीएसटी आरईजी 2, जीएसटी आरईजी 3, 4, 5, 6, ये आपका सीरियल वाइज फॉर्म है। अगर आपने पार्ट ए सही से भरा, मतलब जीएसटी आरईजी 1 सही से भरा, जीएसटी आरईजी 2 आपको मिल ही गया, और उसके बाद सीधे आपको आरईजी 6 मिल सकता है, अगर आपने कहीं डिटेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं की होगी। लेकिन अगर गड़बड़ी होती है देन सो कॉज नोटिस आता है, सो कॉज नोटिस का रिप्लाई करिए, देन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्म सबको समझ में आ गया। अगर सर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो? क्या चीज? एप्लीकेशन अगर कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस का है, वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसके बाद नया फॉर्म फिर से भरें? हाँ फिर से बोलो, क्या दिक्कत है? बस आपको क्या करना होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले अच्छा। ही वेरीफाई हो चुका है ना। अच्छा कि ये गलत है। हाँ, तो फिर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। पर और जैसे पैन कार्ड तो तो सेम ही रहेगा पैन ना नंबर सर? भी तो? हाँ हाँ, पैन नंबर तो सेम रहेगा, पैन नंबर में कोई तो इशू उससे नहीं, सर कोई इशू नहीं होगा सर? नहीं कोई इशू नहीं।
जो मेरे यहाँ पे फॉर्म में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था। GST REG 01 फॉर्म है, GST REG 02 सबके आगे 0 लगा देना बस, ठीक है। सर GST GST 3 एरर रिपोर्ट है ना? हाँ एरर रिपोर्ट, बिल्कुल सही, वही एरर रिपोर्ट बोलते हैं या फिर कह लो SCL। अब जैसे एरर रिपोर्ट हम लोग नॉर्मल शब्दों में यूज करते हैं, बट टेक्निकल उसकी लाइन है SCN, सो कॉज नोटिस, ठीक है। यस सर। तो जो भी एरर रिपोर्ट आपको मिल जाती है, या फिर कह लो जो क्लैरिफिकेशन डिमांड की जाती है, एरर रिपोर्ट इन द सेंस गवर्नमेंट ये बोल रही है भैया ये गलती है इसको ठीक करो, दैट मीन्स क्लैरिफिकेशन मांग रही है वो डिपार्टमेंट आपसे। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्म का नेम में सब जगह 00 लगा दीजिएगा, GST REG 01, GST REG 02, 03, 04, 05, 06। तो जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है GST REG 06 मिलता है, और यही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा GST IN, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे GST IN नहीं लिखना चाहिए था, GST डिपार्टमेंट ही लिखना चाहिए था, ठीक है, आप सही है। तो GST IN आपको मिल जाएगा यहाँ पे, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कितने डिजिट का होता है सबको पता है? 15। हाँ 15 डिजिट का होता है। तो 15 डिजिट के बारे में भी डिस्कस कर ही लिया जाए फटाक से, जब यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ये देखिए, तो GSTIN नंबर का जो फॉर्मेट हो, फॉर्मेट ऑफ प्रपोज्ड बाय GSTIN इज गिवन बिलो। 15 डिजिट का होता है। शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं सबको पता है, वो किसको एक्सप्लेन करते हैं, वो स्टेट कोड होता है। यूपी का सबको पता ही है, यूपी का स्टेट कोड क्या है? 09। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे, फिर ये 10 डिजिट आपका पैन नंबर होता है, ये तो आपका पैन हो गया। देन ये जो है डिजिट 1, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट, आपका उस स्टेट में कितना रजिस्ट्रेशन है, पहला होगा तो पहला, दूसरा होगा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से होता है। और Z देखो यहाँ पे लिखा है केप्ट फॉर फ्यूचर यूज, बाई डिफॉल्ट Z है। अब ये फ्यूचर यूज क्या है? जैसे मान लो एक स्टेट में अब तुम्हारा 9 रजिस्ट्रेशन तक तो समझ में आ रहा है, 10वां रजिस्ट्रेशन होगा तो ये Z हट के 1 और 0 हो जाएगा। नहीं समझे? तुम्हारा एक ही स्टेट में मान लो 10वां रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ 10 के लिए 1 के बाद 0 डालना है ना, तो 0 कहाँ जाएगा? ये Z को हटाएंगे, यहाँ पे 0 डाल देंगे, यानी 10वां रजिस्ट्रेशन है आपका। यानी कि तुम्हारा एक स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन? एक रजिस्ट्रेशन है, ठीक। नॉर्मली एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि अगर कई वर्टिकल का बिजनेस है तो आप कई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं सेम पैन पे। बाकी लास्ट डिजिट जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं चेक डिजिट, ठीक। तो ये टोटल हो गया GSTIN का फॉर्मेट। शुरू के 2 स्टेट कोड होते हैं, देन 10 डिजिट पैन नंबर होता है, देन 1 डिजिट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट होता है, देन Z फ्यूचर यूज के लिए रखा गया, और 6वां जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसको चेक डिजिट बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका GSTIN नंबर का फॉर्मेट जो आपको मिलेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। सर हाँ बोलिए, बोलिए मोहसिन। एक क्वेश्चन सर। हाँ पूछिए। सर मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सब प्रूफ्स हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये सब प्रूफ मांगता है, ये खासकर कंपनीज के लिए होता है। जो कंपनी होते हैं उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। जैसे हमारे देश में एक पार्टनरशिप संविधान है, अपडेट। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ठीक। तो चलिए, ये है पूरा फॉर्म, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, क्योंकि ये बुक में एक्सप्लेन नहीं है, बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैं इसको बता रहा था। NOC क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की NOC चलती है,
अगर आप कोई कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो जो नई कंपनी जिसमें ज्वाइन कर रहे हो वो बोलता है आप पिछली कंपनी से एनओसी लेके आओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बहुत डिफरेंट जगहों पे नो ऑब्जेक्शन एनओसी लगती है, ठीक है। ठीक है सर अब जो देखिए, सर ये जो जीएसटी के लास्ट डिजिट होता है सर, हाँ बोलो। सर वो चेक डिजिट, सर कैसा चेक डिजिट होता है सर? चेक डिजिट, लास्ट डिजिट को हमेशा चेक डिजिट कहते हैं और जो इसके जरिए मतलब बैंक वो एग्जैक्टली देखो वो सिस्टम का है, वो चेक करता है कि जो फॉर्मेट आपने भरा है या जो भी नंबर है वो सब सही है कि गलत है। लेकिन ये जो चेक डिजिट होता है ये किसके जरिए चेक किया जाएगा? डिपार्टमेंट के सिस्टम से चेक होता है वो, इसीलिए उसको चेक डिजिट बोलते हैं, ठीक है। यस सर। पैन में भी जो लास्ट डिजिट होता है उसको चेक डिजिट ही बोलते हैं। जो हम लोग पैन पढ़े थे डायरेक्ट टैक्स में तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ा जाए, कितना सबको समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। ये मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि देखो जब हम लोग फॉर्म भरेंगे ना तो कहीं भी हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, बट ये सारे फॉर्म्स आते हैं, नाम आपको बाद में दिखेगा, तुरंत नहीं दिखता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ओके डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होता है, जो अभी मोहसिन पूछ भी रहा था। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा? पहले तो आपको यहीं पे मैंने बता दिया था, पैन, मोबाइल नंबर, आईडी, ईमेल आईडी। पार्ट बी में और डिटेल्स आपसे मांगता है, तो वो देखिए डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग बुक से रेफर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो इसमें आपको पैन कार्ड तो चाहिए, प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन लाइक पार्टनरशिप डीड, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आप कंपनी हो तो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी हो तो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक तरीके का कंपनी का। फिर डिटेल एंड प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस प्लेस क्या है उसका एक प्रूफ होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो उस जगह का, ठीक है ना। और भी बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, लाइक रेंट एग्रीमेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, यहाँ लिखा भी हुआ है। कैंसिल्ड चेक, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान रखना, कैंसिल्ड चेक ऑफ बैंक अकाउंट शोइंग द नेम ऑफ योर अकाउंट होल्डर, MICR कोड, IFSC कोड, बैंक ब्रांच डिटेल्स, ये सब आपको देना होता है। लेकिन अब क्या है ना, अब रजिस्ट्रेशन के बाद ये मांग रहा है। पहले क्या था, रजिस्ट्रेशन के समय ही बैंक की डिटेल्स मांगता था, अब क्या है रजिस्ट्रेशन के दौरान नहीं मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जा रहा है, जब फर्स्ट टाइम तुम अपने पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हो, देन ये मांग रहा है। अब क्या है लेकिन मांगता है, अथोराइज सिग्नेचरी लाइक लिस्ट ऑफ पार्टनर्स मांगेगा विद देयर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स with their identity and address proof in case of company, ठीक है। तो ये बात जरा समझिएगा, अथोराइज सिग्नेचरी भी मांगता है किस केस